अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद अवाब। मैं हूं आपका मेज़बान अवाब चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे आलमी बुरान की जो सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हला कर देने वाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला की नई अबूरी रहनुमा डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी, अगर सही काम नहीं किया तो इन्हें निकोलस मदोरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ निकोलस मदोरो और इनकी एहलिया अमरीकी तहवील में है। चीन, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा सख्त तशवीश में मुब्तला है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला में हुकूमत तब्दील करना चाहता है? क्या यह कार्रवाई आलमी जंग की तरफ इशारा है? और इस बुरान का असर पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर क्या असर डालेगा? और इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है हाफिज आसिफ साहब, तो दूसरी तरफ राव फकर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, ये क्या राय रखते हैं और ये इन सवालों के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया वाब साहब, आपने बताओ किया इस टॉपिक पे। तो पहले बात करेंगे, क्या अमेरिका क्या चाहता है, क्या साबित क्या करना चाहता है? देखा जाए तो पहले जो मुस्लिम ममालिक से अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ऐसे ममालिक है जहाँ पे वो रजीम चेंज करने के लिए पहले बहुत सारी दूसरी हरकतें करता है, अब तो सीधे चढ़ाई कर दी, फिजाई हमले कर दिए वेनेजुएला पर। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आसिफ साहब सर हम बताइएगा। तो जी मैं तो यही कहूंगा कि हमें तो अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसकी समझ नहीं आ रही। चंद दिन पहले वो हमें कह रहे हैं कि हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, पीस का हम ये करें, नोबेल प्राइज के लिए हम सबको करना चाहिए ये वो। लेकिन साथ में वेनेजुएला पे जो है वो अटैक करते हैं उनके सदर को, जमहूरी सदर को जो उनके किडनैप करते हैं। मैं उसको कहूंगा वो किडनैप करते हैं, किडनैप करके वो ले जाते हैं। तो इस तरह के मामला जो है ये बिल्कुल भी किसी भी दुनिया में अमन कायम नहीं कर सकते। ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस तरह करके दुनिया में अपना दबाव बरकरार रखना। जी राव फकर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आपका जी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तो जहाँ तक अमेरिका की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये बेसिकली एक मेंटली सिक पर्सन है। दिमागी तौर पर ये दिमागी तौर पर इसका दुरुस्त नहीं है। कभी ये किसी मुल्क के ऊपर अपना अपना ये दोष जमाना चाहता है, कभी ये दूसरे किसी मुल्क पर, कभी किसी मुल्क पर। ये जब आया था, इसने जब चार्ज किया था तो इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी कि मैं क्यों, मैं जंग नहीं चाहता, मैं ऐसे मामला नहीं चाहता। और इसी तरह इसने फलस्तीन के बोले थे। ये ठीक है, वहाँ ठीक ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया राव साहब। आसिफ साहब की तरफ जाऊंगा मैं। आसिफ साहब ये बताइए, क्या क्या ये कार्रवाई आलमी जंग की तरफ इशारा है? जी जी क्यों नहीं, ये जो कार्रवाई की है ये ये इन्होंने एक ओपन मैसेज दिया है कि कोई भी कंट्री, चाइना जो है वो किसी मुल्क पे हमला कर सकता है, रूस जो है वो यूक्रेन पे कर सकता है, इंडिया है वो किसी पे भी कर सकता है, पाकिस्तान जब ये खुद इस तरह के इकदाम कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री जो है, जो सुपर पावर है, जिसके पास पावर है, इकोनॉमी पावर है, वो किसी भी मुल्क पे हमला कर सकता है। क्योंकि इस तरह के इकदाम पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी, तीसरी जंग से भी बड़ी जंग की तरफ धकेल देंगे, जिसके नतायज जो हैं वो बहुत ही संगीन होंगे। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे आसिफ ये बताइए कि क्या ये जो हमला हुआ है इसके पीछे जो शुरू से देखा जा रहा है, अमेरिका जो तेल के पीछे बहुत भागता है, जिस ममालिक में तेल की ज्यादा जगीरा अंदोजी होती है, इसके साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जबकि जो वेनेजुएला है, उधर उधर आप बेहतर जानते हैं कि जो तेल के जखायर बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ वेनेजुएला जो तेल की तिजारत है वो काफी हद तक बड़े पैमाने पर करता है। आखिर क्या ये रंजिश हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की? जी बिल्कुल, बेसिकली यही ही एक नीड है डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की, हम कहेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा जो एक जंग की तरफ उन्होंने धकेला है वेनेजुएला को, उनका सदर किडनैप किया है, क्योंकि उनको ऑयल चाहिए। ऑयल रिजर्व जो है सदर वेनेजुएला में किडनैप बहुत किया, ज्यादा उसके है। बाद उनकी जो बूढ़ी रहनुमा है उनको भी धमकी दे रहे हैं सरेआम। जी वो एक्चुअली एक डिक्टेटरशिप अमेरिका की उधर डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि जो उनके ताबे होगा वही काम करेगा, जो उनके ताबे नहीं होगा
वो इस तरह उठा लिया जाएगा। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा और खुला मैसेज है, इसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि अगर ऐसा इसको ना रोका गया या इसका कोई अगेंस्ट इकदाम ना किया गया, यूएनओ ने कोई कदम ना लिया, तो पूरी दुनिया को इस जो है पस मंजर और नताज भुगतना पड़ेगा। राव फखर साहब, ठीक है, आसिफ साहब आपका पॉइंट आ गया। राव फखर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, एक तो मैं ये कहूंगा जी कि जो यूएनओ इस टाइम बिल्कुल एक सत्तू पीकर जो अपना किरदार अदा कर रहा है, तो वो बिल्कुल मैं उसकी खुल्लम खुल्ला मैं उस पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि यूएनओ को चाहिए था कि किसी भी मुल्क की कोई, अब ये अमेरिका ने फैसला नहीं करना कि किस मुल्क ने हुक्मरान रहना है या नहीं रहना, क्योंकि जमहूरी निजाम के अंदर तो ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि एकदम से किसी को उठा लेना, अगर उनकी ख्वाहिश पर पूरा ना उतरे तो उसको जेल में बंद कर देना और उसको धमकी लगाना, और इसी तरह जो रहनुमा मसुदा जो बनती है, ठीक है, उनको लुटाना कोई भी भाजपा और जो मुल्क है ये इसकी इजाजत नहीं देता। तो अगर ये सिर्फ आप की मसला था तो ये इंटरनेशनल वार थी, तो ट्रम्प जो है, ट्रम्प खुद दिमागी तौर पर किसका इंसान है, दिमागी हालत उसमें है, और वो पूरी दुनिया को नेशनल वार की तरफ लेके जा रहा है। ये ठीक है राव साहब, एक और चीज देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा हमें तफ्शीश का इजहार करती नजर आती है जब भी अमेरिका ऐसी हरकत करता है। मुझे अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कुछ बताइए, क्या वो इसको रोकने में किस हद तक कामयाब हो सकती है और किस हद तक नाकाम है? सर 100% नाकाम है। ये डायलॉगबाजी की हद तक मामला नहीं रहना चाहिए। यूएनओ जो है वो एक ठीक है, वो खुश कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, और ये कामयाब अमल नहीं होगा जब तक यूएनओ प्रैक्टिकली अगर कोई कदम नहीं उठाएगा तो ये मामला रहेंगे, ठीक है। अब यूएनओ का किरदार तो इस हद तक घटिया हो चुका है कि इसराइल जो है वो खुल्लम खुल्ला इंसानी उसकी धज्जियां उड़ा रहा है इंसानियत की, ठीक है। और रोकने वाला कौन है? ठीक है राव साहब, आपका पॉइंट आएगा। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा, ये कि जैसे राव साहब ने बात की कि यूएनओ सिर्फ डायलॉग भी अब पूरे नहीं करता, जैसा कि आपने लबनान, सीरिया, शाम, फलस्तीन, बहुत सारे ऐसे कश्मीर के मामले पे, अब ये वेनेजुएला हो गया, यानी कि वो सिर्फ आप तो डायलॉग भी वो कह रहे हैं ना कि खुल के वो बात करते हैं, वो भी चक्कर नहीं है, वो खुल के बात भी नहीं करते क्योंकि उनका बहुत बड़ी जो लॉबी है वो अमेरिका की है। असल वजह क्या है आसिफ साहब इसके बारे में? आप इसकी असल वजह क्या है, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्योंकि उनकी बहुत सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अमेरिकन हमायत याफ्ता लोग हैं जो उधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे लोग होने चाहिए जो हर कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक या खिते को अप्लाई करें, यूरोप को करें या अमेरिका को करें। तो ऐसे लोग यूएनओ में सिलेक्शन हो जिनकी यानी कि पूरी दुनिया से नुमाइंदगी जाहिर हो। अब एक बहुत बड़ी वजह यही है कि यूएनओ में जो लोग बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, इस तरह के लोग बैठे हुए वहां पे, जिस वजह से नहीं हो पाता। ठीक है, आसिफ साहब का पॉइंट आ गया। राव साहब, आपकी तरफ आऊंगा। चीन और रूस का रद्देअमल मुस्तकबिल में किस हद तक सख्त हो सकता है? सर मेरे हिसाब से तो चीन और रूस का जो रद्देअमल है वो सख्त होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेट अगर डायलॉगबाजी की हद तक ही रद्देअमल रहा तो पूरी दुनिया में तबाही है, समझ लें आप, ठीक है। सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि अमेरिका को एक दफा पता चले कि आप वन मैन शो नहीं है। आप किसी भी मुल्क में जहां आपका दिल करे वहां पर आप रजीम चेंज लें, कभी इनडायरेक्ट और कभी डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस को और चाइना को मिलके सोचना पड़ेगा और कोई ऐसा उन्हें कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे जो तीर का निशान है ये एट द एंड रूस और चाइना पर आएगा, और रूस पर तो आ ही रहा है, चाइना की तरफ भी तोपर के रुख डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज है, क्या ये बुरहान अमेरिका और चीन के दरमियान एक सर्द जंग की शुरुआत समझा जा सकता है? तो साहब जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये
ये सर्द जंग की शुरुआत आज से नहीं, ये कब से हो चुकी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, जंग आपकी की तरफ तरफ आऊंगा, तो हम आप आ क्या चुके कहेंगे हैं। इसके बारे में? बिल्कुल ऐसी है कि एक सर्द जंग ये आज से नहीं शुरू हुई है, तब से शुरू है जब से, यानी कि एशिया की स्टेट्स जब टूटी हैं तब से, या आप कह लें कि चाइना जब से मजबूत होना शुरू हुआ है तब से, ये एक बहुत बड़ी सर्द जंग है। अमेरिका का बेसिकली वेनेजुएला पे हमला करने का मेन मकसद ही यही था कि उसकी जो ऑयल रिजर्व को हासिल करना। जब उसको ऑयल जो है वो इधर एमरेट से लेना पड़ रहा है, उधर चाइना से लेना पड़ रहा है, वो इतना दूर से लेके जा रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे पास से सारी चीजें मिले ताकि मैं इकोनॉमिकली दो कंट्रियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बेसिकली अमेरिका को जो दो कंट्री है मेन, रूस और चाइना, खतरा है। तो उनसे मजबूत होने के लिए जाहिर सी बात है उनको जो ऑयल है, गोल्ड है, उसको बहुत ज्यादा हाई अप करना पड़ेगा, और उस सारे पेश नजर जो है उनके ये इकदाम किए हैं। ठीक है, और ये आपका बहुत पॉइंट आ गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस आलमी बुरहान का पाकिस्तान और सफारती या माशी, पाकिस्तान की सफारत और माशी हालात पर क्या असर पड़ सकता है? क्या तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा हो सकता है? जी, तकरीबन ऑलमोस्ट 5% जो ऑयल सप्लाई है वो उस रीजन की है। जब वो डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली जो है वो हमारी प्राइसेस जो है अप होगी, हमारी गरीब आवाम जो पहले ही पिस रही है महंगाई की चक्की में, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा मिसाइल खड़ा करेगी। और ऊपर से हमारी जो अफगानिस्तान के साथ तजारत है वो भी कुछ अच्छी नहीं है, तो इस हवाले से अवाम के हवाले से ये एक बहुत बड़ा बैड चक्कर हो सकता है। जी राव साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल जी, जब ऐसे मामला होंगे तो ऑलमोस्ट ये जो तेल का बहरान भी होगा और इसकी रेट भी लाजमी बढ़ेंगे, और हमारे जो माशी सफारती मामला हैं वो भी यकीनी तौर पर खराब होंगे, जो कि शुरू से होते आए हैं। ठीक है राव साहब, एक और चीज बताइएगा, पाकिस्तान और इसकी सूरत हाल में क्या सफारती हिकमत अमली अपनानी चाहिए? पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? कि पाकिस्तान को जी अमली तौर पर चाइना, रूस और जो दिगर ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ बैठकर एक कोई बाकायदा कोई ऐसा ये लाए अमल तैयार करें कि जो अमेरिका शरेआम पागल कुत्ते की तरह जो हर किसी को पढ़ रहा है तो उससे वो बाज आ जाए। तो उसके लिए पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ऐसा अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो धमकियां और ये धमकियों के अलावा ये जो दहशतगर्दी की जा रही है, इससे दुनिया को इंटरनेशनल वार से बचाया जा सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, अगर हम ऑयल की बात करें तो पाकिस्तान को हमेशा, क्योंकि एक मफादात की जंग है, इकोनॉमी की जंग है हर जगह पे पूरी दुनिया में, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जहां से सस्ता तेल मिले हमें वहां से लेना चाहिए, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अरब अमारात हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। अब इंडिया देखिए, अमेरिका ने कितनी पाबंदियां लगाई हुई हैं ईरान से ऑयल नहीं लेना, लेकिन वो फिर भी ईरान से तेल को जो है वो दरामद कर रहा है क्योंकि उनकी जरूरत है। वो इतना पैसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आसिफ साहब, मुझे बताइएगा, आपने अभी बात की इंडिया ईरान से तेल ले रहा है, पाकिस्तान ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकता है? इसी वजह से क्योंकि इंडिया ईरान से ले रहा है और वो उनको मना करता है अमेरिका को कि हमने लेना लेना, हमारी जो मुल्क के हालात है हमने उनको बेहतर करना है। पाकिस्तान को मना करता है और पाकिस्तान वाले जो है वो खुश हो जाते हैं। हमें फिल फोर जो है इसको कुछ दामाद करना चाहिए कि हमें ऑयल जो है वो तो जाए कि हम सऊदीया से ले, किसी और कंट्री से ले, हमें जो है ईरान से लेना चाहिए क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क है। हमें इधर से तो बिल्कुल उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम पड़ेगी, तो हमें यहाँ से लेना चाहिए किसी और मंडी से जहाँ से भी हमें सस्ता मिले। मकसद ईरान नहीं है, जहाँ से भी हमें सस्ता ऑयल मिले हमें वहां से लेना चाहिए, ना कि हम अमेरिका के हुक्म के पाबंद हो कि हमें अमेरिका वहां से कहेगा तो हमें वहां से ही लेने हैं। अब मुझे एक चीज जहाँ से 2 रुपए की मिल रही है तो मुझे वहां से 2 रुपए की ही लेनी चाहिए, बजाय इसकी मैं 10 रुपए की लेनी। हमारी महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। देखिए, जो ऑयल है वो हमारे मुल्क में उसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी सोलर का वो सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिक का वो सिस्टम नहीं है गाड़ियों का, वजह से हमें ऑयल जो है उसको देखना पड़ेगा कि हमारे ऑयल की सस्ती मंडी हमें कौन सी लगती है। लेकिन आसिफ साहब, आपको बताता चलो, हुकूमत ने नया साल शुरू होते ही पेट्रोल में खासी कमी की थी 15 दिन के लिए। क्या 15 दिन के बाद अब पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा?
ये सारी सूरत हाल के बाद? ये जो कमी होती है बेसिकली ये तो इंटरनेशनल, जब ये 30 रुपए कमी होती है तो हमें 15 रुपए का रिलीफ मिलता है। उसकी वजह ये कि हमें उसमें टैरिफ बियर करना पड़ता है, उसमें हमें जनाब ट्रांसपोर्टेशन कार्गो जो है वो बियर करनी पड़ती है। अगर हमें ये सब चीजें कम हो, जैसे ईरान जैसे सऊदीया जैसे कंट्रियों से मिले हमें, तो हमें मजीद इससे भी ज्यादा हम मुसलसल तौर पर ना कि 15 ठीक है आसिफ, आपका पॉइंट आ गया। रासिफ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी जो मैंने बात की है, जो तेल की कीमतों की बात की है, नया साल शुरू होते ही तेल की कीमतों में हुकूमत की जानिब से कमी की गई थी, अब जो ये मामलात हो गए हैं, इसके बाद क्या 15 दिन के बाद तेल की कीमत में इजाफा हो जाएगा? जी बिल्कुल जी, लग तो ऐसी रहा है कि इजाफा होगा और जो रेट है ना वो कम होता है, उसके बाद जो है फिर महंगाई और उच्च बढ़ा जाती है। अनफॉर्चुनेट हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। अब हमें सस्ते फ्यूल मिलता है, इन ममालिक से मिलता है, तो हम अमेरिका की तरफ देख रहे होते हैं कि अमेरिका जो है कहीं वो नाराज ना हो जाए। ठीक है राव साहब, मुझे एक और चीज बताइएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौकफ होना चाहिए इस मामले में? जो वेनेजुएला और अमेरिका की जो आपस में जंग हुई है, ये सारी चीजों, ये सारा जो मामला हुआ है, पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए? सर पाकिस्तान का मौकिफ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमें अब डायलॉग बाजी पर नहीं रहना चाहिए कि खाली हमने एक बयान दे दिया, मौकफ हो गया जी, हमारा काम पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो हुक्मरान है, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली कोई लाए अमल बनाना पड़ेगा। ये डायलॉग बाजियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है, व्हाट इज मजम्मत? ये प्रैक्टिकली हमें कुछ ना कुछ स्टैंड लगेगा, हमें इत्तेहादी ममालिक को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और ताकि नेक्स्ट हम भी इस खतरे से बच सकें। और हम लिपटे हुए हैं। देखिए, कोई भी मामला होता है उसका असर जो है सबसे पहले पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान कब से ये भुगतता है, कई सालों से यही मामला, यानी कि जंग किसी की होती है, बीच में मुलविस पाकिस्तान को किया जाता है। कोई भी मामला होता है, एट द एंड ये कि पाकिस्तान को अब मैच्योर पर्सनैलिटी बनते हुए एक मैच्योर मुजाहरा करना पड़ेगा। इन्हें मिलकर तमाम रियासी ममालिक के साथ कोई ऐसा लाए अमल तैयार करना पड़ेगा, और ताकि इससे हम बच सकें। अदरवाइज अगर हम सिर्फ डायलॉग बाजी की हद तक रह गए तो जनाब फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो डायलॉग तो चलते आ रहे हैं कब से। ठीक है आसिफ साहब, आप बताइएगा पाकिस्तान का क्या मौकफ होना चाहिए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं भी इसी बात को एग्री करता हूँ कि हमें पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बहुत सख्त होना चाहिए, इसमें अमेरिका के अगेंस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आपको कहूँगा, क्या पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि वो अमेरिका के खिलाफ मौकफ अपनाए? देखिए, अगर आप उसको मुफाहमत की पॉलिसी में जाएंगे ना, हमें कुछ मफादात हमारे अपने भी होते हैं, हर कंट्री के अपने एक मफादात होते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर काम ही अमेरिका के कहने पे करें। ठीक है, हमें दूसरे ममालिक के साथ करना पड़ेगा, हमें उनको सबक देना पड़ेगा, आगे से बताना पड़ेगा कि नहीं, हम भी ऐसा नहीं चाहते कि आप हर मुल्क को ऐसे कब्जा करो। अगर आज हमने ऐसा नहीं किया तो नाउजुबिल्लाह कल को हो सकता है वो हमारे ऊपर कोई ऐसा इक़दाम कर दे, भारत साहब किसी और कंट्री पे कर ले, ऐसे तो नहीं। ताकत, सियासत और मफादात की ये जंग सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। क्या कानून ताकतवर होगा या ताकत कानून बनेगा? अब तक के लिए इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान को अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।